हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का अध्याय 12 जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा फसल। क्या आता है? फसल। तो एक बड़े भूभाग पर एक ही जगह पर एक ही किस्म के पौधे उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। यानी एक बड़ा भूभाग होना चाहिए, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये कोई बड़ा भूभाग है, यानी धरती का भाग है, और एक ही जगह पर इसी जगह में एक ही किस्म के यानी एक ही प्रकार के एक ही वैरायटी के पौधे उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? हम फसल बोलते हैं। अगर बात करें हम फसल मुख्यतः दो प्रकार की होती है। फसल कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहली आती है आपकी रबी की फसल, दूसरी आती है खरीफ की फसल। अब दोनों की एक एक से देखें तो पहले पढ़ेंगे हम रबी की फसल। ठीक है। वे फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं, जो कि नवंबर से अप्रैल तक होती हैं। यानी ऐसी फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं, कब से कब तक होती हैं? तो नवंबर से लेकर अप्रैल तक होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं, यानी रबी की फसल कहलाती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे आपके गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है, आदि फसलें ये जो होती हैं वो कौन किसकी फसल होती हैं? रबी की फसलें। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपकी खरीफ की फसल। यानी वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, जो कि जून से कब से? जून से अक्टूबर तक होती हैं, खरीफ की फसल कहलाती हैं। यानी ऐसी फसल जो एक तो वर्षा ऋतु में होती हैं, दूसरी जून से अक्टूबर तक रहती हैं, कौन सी फसल कहलाती हैं? खरीफ की फसल। अगर इसमें बात करें तो जैसे धान है आपके, सोयाबीन है, अरहर है, मक्का है, मूंग है, उड़द है, बाजरा है इत्यादि। ये जो सारी फसलें होती हैं किसकी फसल होती हैं? आपकी खरीफ की फसल। अगर आप बात देखेंगे तो आपको कभी कभी किताबों में तीसरी फसल भी मिल जाती है, जिसे बोलते हैं हम जायद की फसल, जिसमें आपके ककड़ी वगैरह आती हैं, यानी कचैया, तरबूज ये आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम जायद की फसलें। अगर हम बात करें तो भारत में सन 1952, कब से? सन 1952 से 2010 तक, कब से कब तक? सन 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है। देखो 1952 से लेकर 2010 तक, यानी 18 साल, कितनी? 18 नहीं, सॉरी, ये हो जाएंगी आपकी 48 और 10 58 साल के अंतर्गत, कितनी? 58 साल के अंतर्गत भूमि में कितनी वृद्धि हुई है? कृषि भूमि में 25%। कितनी? 25%। जबकि अन्न की पैदावार में कितना वृद्धि हुई है? 4 गुना। कितनी हुई है? 4 गुना वृद्धि हुई है। देखो 58 साल के अंतर्गत, यानी 1952 से लेके 2010 तक 58 साल के अंतर्गत जो भूमि है कृषि भूमि, उसमें तो 25% वृद्धि हुई है, लेकिन अन्य पैदावार में कितनी वृद्धि हुई है? आपकी 4 गुना वृद्धि हुई है। अगला टॉपिक आपका फसल उत्पादन में उन्नति। यानी फसल उत्पादन उन्नति किस प्रकार से हो सकती है? तो जिसमें पहला पॉइंट आपका ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा एवं ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होती है। यानी जितने प्रकार की दालें होती हैं आपकी, उनसे तो प्रोटीन मिलती है, लेकिन जितने प्रकार के अनाज हैं उनसे आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगला पॉइंट है तेल वाले बीजों जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी, सूरजमुखी जैसे हमें आवश्यक रूप से वसा प्राप्त होती है। यानी तेल वाले जितने भी बीज होते हैं, तेल वाले जितने भी पौधे होते हैं, उनसे क्या मिलता है? हमें वसा मिलता है। क्या मिलता है? वसा मिलता है। सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। यानी सब्जियां, मसाले और जैसे कुछ फल होते हैं, उनसे हमें विटामिन भी मिलती है, खनिज लवण भी मिलते हैं, कभी कभी प्रोटीन भी मिलती है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी आपके पोषक तत्व होते हैं वो सब्जियों मसालों से हमें लगभग मिल जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा चारा फसलें जैसे बरसीम, जई अथवा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। अगर बात करें पशुओं के चारे की तो क्या क्या होता है उसमें? बरसीम, जई,
सूडान घास, यानी बरसी में, जैसे आप बरसी बोलते हो गांव की भाषा में, ये आपके पशुओं के चारे के रूप में मिलते हैं। अब बात आती है फसलों में किस्मों के सुधार की। ठीक है, टॉपिक क्या है, फसलों में किस्मों का सुधार। अब होगा कैसे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतरा किस्मीय। क्या, अंतरा किस्मी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विभिन्न किस्मों में होने वाला संकरण, यानी अलग अलग दो किस्में ले लो, यानी वेराइटी, जितने अलग अलग दो वेराइटियों में होने वाला संकरण है वो उसे क्या बोलते हैं हम, अंतरा किस्मीय। उसके बाद दूसरा आता है आपका अंतरा जातीय या अंतरा स्पीसीज, इसको बोलते हैं एक ही वंश की दो विभिन्न स्पीसीज में होने वाला संकरण। मतलब वंश दोनों का समान होना चाहिए और जाति क्या होनी चाहिए, यानी अंतरा जाति अलग अलग, उसको क्या बोलते हैं हम, अंतरा जातीय संकरण। उसके बाद तीसरा आता है आपका अंतरा वंशीय, यानी इसमें क्या होगा, विभिन्न जेनेरा, जेनेरा का मतलब ऐसे मान लो आपकी पीढ़ी, यानी अलग अलग पीढ़ी, विभिन्न जेनेरा मतलब अलग अलग पीढ़ियों में होने वाला संकरण क्या कहलाता है, अंतरावंशीय संकरण। अब फसलों में किस्मों के सुधार के लिए कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं, तो सबसे पहला बिंदु आपका उच्च उत्पादन, या फसलों में किस्मों का सुधार करना है यानी वेराइटी का सुधार करना है, तो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, उच्च उत्पादन होना चाहिए। दूसरा है उन्नत किस्में, यानी अच्छी अच्छी वैरायटी होनी चाहिए, जैसे कोई आप फसल उगाते हो तो उसकी अच्छी अच्छी वैरायटी होनी चाहिए, अच्छा अच्छा उच्च उत्पादन होना चाहिए। तीसरा है आपका वो क्या होना चाहिए, उसमें जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता होनी चाहिए, मतलब कोई भी कीट है उसको अगर नहीं लग जाए तो वो खराब नहीं हो कीटों की वजह से। जैसे कि जैविक की बात करें तो रोग, कीट या निमोटोड, तथा अजैविक की बात करें तो सूखा, क्षारकता, जलांकृति, गर्मी, ठंड तथा पाला। ऐसे यानी जैविक यानी कीटों से, रोगों से बच जाए, और अजैविक मतलब सूखा है, क्षारकता है, जलाक्रांति है, गर्मी है, ठंड है, इनको बोलते हैं अजैविक। इसकी प्रतिरोधकता होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर क्या होनी चाहिए, इनको प्रतिरोध करने की जो किस्म है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्षमता होना चाहिए रोकने की। परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है, परिस्थितियों के कारण क्या हो सकता है, फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को सहन करने वाली किस्म फसल उत्पादन में सुधार कर सकती है, यानी इन परिस्थितियों को जो फसल सहन कर जाएगी वो किस्मों में क्या कर सकती है, सुधार कर सकती है। ये हो गया आपका फसल सुधार में तीसरा बिंदु। अगर हम बात करें चौथे बिंदु की, तो परिपक्वन काल में परिवर्तन, परिपक्वन काल में परिवर्तन। तो अब इसमें क्या है कि देखो, फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना चाहिए। क्यों, अब देखो कम परिपक्वन काल में परिवर्तन हो जाएगा तो उसके फसल उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी और ज़्यादा फसलें भी, हम एक से अधिक फसलें भी कर सकते हैं। तो क्या बुआई, फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। किसकी, आर्थिक दृष्टि यानी पैसे की दृष्टि से पैसे कम खर्च होंगे। अब पैसे कम खर्च क्यों होंगे, देखो जितना कम टाइम लगेगा उतनी सिंचाई कम होगी, उतना खाद कम होगा, खाद कम देना पड़ेगा उतनी, तो इसकी वजह से आर्थिक दृष्टि से क्या है, अच्छा है। कम समय में होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है एवं समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है। ठीक है, और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि भी कम हो जाती है, और फसल कटाई के दौरान जो हानि कम होती है, हानि होने वाली होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए चौथा पॉइंट क्या, फसल फसलों के किस्म सुधारने के परिपक्वन काल में भी परिवर्तन होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है आपका व्यापक अनुकूलता। अब व्यापक अनुकूलता का मतलब क्या है कि व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। अब व्यापक अनुकूलता का मतलब उसके गुण ऐसे होने चाहिए कि जिस जगह पर फसलों को उगाया जा रहा है वो उसके गुणों के अनुसार ही चले, यानी पर्यावरण के अनुसार ही हो, उसको बोलते हैं हम व्यापक अनुकूलता। अगला पॉइंट है आपका ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। अब इसका मतलब क्या है, तो चारे वाले फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। अब चारे वाली फसलें, जितनी भी फसलें होती हैं उनमें लंबी और सघन यानी घनी शाखाएं होनी चाहिए, जबकि अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हों ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। और उसमें क्या होना चाहिए, जो अनाज की फसलें हो उनकी लंबाई क्या हो, कम, यानी बौने हों ताकि उनको पोषकों की कम आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली
किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होंगी। अब इस प्रकार की जो गुण होंगे उनके अंतर्गत तो जो फसलें हैं उनकी किस्मों में क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा और हमें उच्च उत्पादन मिलने लगेगा। अगला टॉपिक है आपका फसल उत्पादन प्रबंधन। अगला टॉपिक क्या है, फसल उत्पादन प्रबंधन। तो इसमें सबसे पहले बात करें हम पोषक प्रबंधन की, कि पोषकों का प्रबंधन कैसे करेंगे। तो पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पोषक पदार्थ पौधों को कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आपके हवा से, पानी से और मिट्टी से। जैसे कि हम बात करें हवा से कार्बन, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन, आपको पता है हवा के अंतर्गत आपको CO2 भी मिल जाएगी और CO2 में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो हवा से क्या मिल रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन। उसके बाद पानी से क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है पानी का सूत्र क्या होता है H2O। H का मतलब हाइड्रोजन और O का मतलब ऑक्सीजन, यानी जल से क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। शेष अन्य पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं और बाकी के जितने भी पोषक पदार्थ हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, मिट्टी से। अब पोषक प्रबंधन हम बात करें, पोषक कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सबसे पहले हम बात करें बृहत पोषक। अब कौन कौन से हैं, तो एक तो बृहत पोषक है आपका, दूसरा कौन सा है, सूक्ष्म पोषक। अब बृहत पोषक का मतलब ऐसे पोषक जो अधिक मात्रा में मिलते हैं, यानी ऐसे पोषक जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं बृहत पोषक कहलाते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म पोषक मतलब माइक्रोन्यूट्रेंट। अब माइक्रोन्यूट्रेंट मतलब माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी कम। तो ऐसे पोषक जो कम मात्रा में पाए जाते हैं सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं। अगर हम बात करें बृहत पोषकों के एग्जाम्पल की, तो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। देखो अब नाइट्रोजन को किससे लिखते हैं, N से, फॉस्फोरस को किससे लिखते हैं, P से, पोटेशियम को किससे लिखते हैं, K से, कैल्शियम को किससे लिखते हैं, CA से, मैग्नीशियम को किससे लिखते हैं, Mg से, सल्फर को किससे लिखते हैं, S से। ये आपके बृहत पोषक। लेकिन उसी प्रकार हम बात करें अगर सूक्ष्म पोषक होगी, तो उसमें आपका आयरन है जिसको लोहा बोलते हैं, मैग्नीज है, बोरोन है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है। देखो आयरन को किससे लिखते हैं, Fe से, किससे लिखते हैं, Fe से। मैग्नीज को किससे लिखते हैं, Man से। बोरोन है आपका, उसको किससे लिखते हैं, B से। जिंक है, जिंक को किससे लिखते हैं, Zn से। कॉपर को Cu से। मोलिब्डेनम को Md से, Mo से, Mo से। उसके बाद क्लोरीन को Cl से। ठीक है, ये आपके बृहत पोषक और सूक्ष्म पोषक। उसके बाद है आपके पोषकों की कमी के कारण। देखो उसके बाद क्या है, पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाएं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। यानी पोषकों की कमी हो जाती है तो क्या होता है, जो उनके शारीरिक प्रक्रियाएँ हैं, शारीरिक प्रक्रियाएँ जैसे जनन है, वृद्धि है, रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आता है आपका खाद। क्या आता है, पोषकों के बाद खाद। तो खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। साथ ही मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक खाद्यों से भरपूर करती है। अब खाद क्या करती है, मिट्टी को पोषकों और कार्बनिक खाद्य पदार्थों से क्या करती है, भरपूर करती है। और मिट्टी की उर्वरता एवं जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। जो खाद है वो क्या करती है, एक तो मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाती है और पोषकों की उसकी कमी होती है उसको भी पूरी करती है। अब हम बात करें खाद के प्रकार की, तो खाद कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहली कौन सी, पहली होती है आपकी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद। दूसरी कौन सी होती है, हरी खाद। अगर कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट की बात करें हम पहले, तो कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अवशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का मलमूत्र, जैसे गोबर, सब्जी के छिलके एवं कचरा, जानवरों द्वारा परिवर्तित चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में दबाया जाता है। इतने जो एग्जाम्पल बताए मैंने, जैसे कि पशुओं का मलमूत्र, सब्जी के छिलके, जानवरों के द्वारा परिवर्तित चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, इनको क्या किया जाता है, गड्ढों में दबाया जाता है। अब कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ के शीघ्र स्थिरीकरण की प्रक्रिया द्वारा, यानी जो कंपोस्टीकरण प्रक्रिया होती है उसके द्वारा बनाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट।
जितने भी छिलके होते हैं उन्हें गड्ढों में दबा दिया जाता है। उसके बाद पदार्थों के शीघ्र क्लिष्टीकरण द्वारा बनाया जाता है और उसे क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद। उसके बाद आती है आपकी हरी खाद। हरी खाद में बात करें हम तो फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं कि फसल उगाने से पहले क्या करते हैं, मूंग है, ग्वार आदि फसलों के साथ उगा देते हैं और उन पर हल चलवा देते हैं साथ ही साथ में। जैसे ही उगने के बाद हल चलवा देते हैं तो ये पौधे कहाँ रह जाते हैं, खेत में ही मिट्टी में मिल जाते हैं। अब ये मिट्टी में मिल जाते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, हरी खाद के अंतर्गत। किस में परिवर्तित हो जाते हैं, हरी खाद के अंतर्गत, और मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से भरपूर करने में सहायक करते हैं। और ये क्या होते हैं, मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर करने में सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद है उर्वरक को बढ़ाएंगे हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक